कर्नाटक में जीत के बाद हरियाणा कांग्रेस का जोश इन दिनों हाई है। हरियाणा कांग्रेस का दिग्गज नेताओं को लग रहा है कि अब की बार 24 में बदलाव होगा। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि दक्षिण से बदलाव की शुरुआत होती है और हरियाणा में भी बदलाव होगा। राज्यसभा से कांग्रेस के सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने भी कहा कि हरियाणा में सबसे ज्यादा असर होगा और कर्नाटक का झांकी है, हरियाणा अभी बाकी है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी मैदान संभालते हुए कांग्रेस पर पलटवार किया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि वो भूले नहीं, कांग्रेस की जमीन खिसकी हुई है। सुभाष बराला ने दावा किया है कि 2024 में बीजेपी की जीत तय है। सवाल यही है कि अब की बार क्या हरियाणा में बदलाव होगा। तो कर्नाटक में विधानसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं और कांग्रेस पार्टी ने प्रचंड बहुमत कर्नाटक में हासिल किया है और कांग्रेस के इस परिणाम से न सिर्फ कर्नाटक बल्कि देश भर में कांग्रेसियों का जो जोश है वो काफी हाई है। आए हैं, किस तरह की जीत है और किन वजहों से इस जीत को मानते हैं? हरियाणा पे इसका असर बहुत जबरदस्त जीत है, पूरे देश पे असर होगा। कर्नाटक जो है एक ट्रेंड सेटर स्टेट है। कर्नाटक चुनाव के जो नतीजे आए हैं, किस तरह की जीत है और किन वजहों से इस जीत को मानते हैं? हरियाणा पे इसका असर बहुत जबरदस्त जीत है, पूरे देश पे असर होगा। कर्नाटक जो है एक ट्रेंड सेटर स्टेट है। एक आध जगह पर जब थोड़ा बहुत इस प्रकार की हलचल होती है तो उनको बहुत अपनी बड़ी एक आशा की किरण जागती है। वो भूल में न रहें, जमीन उनकी खिसकी हुई है। देश भर में कहीं भी इस प्रकार का कोई काम होने वाला नहीं है। हाँ, चूंकि कर्नाटक एक प्रदेश ऐसा है, साउथ इंडिया में हमारा भी प्रवेश नया प्रवेश है, इसलिए वहाँ लगातार आपस में एक चल रहा है। कर्नाटक में कांग्रेस की जीत के बाद हरियाणा में सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है, जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने दावा किया है कि कर्नाटक एक ट्रेंड सेटर स्टेट है और उसका जो परिणाम है वो देश भर में नजर आएगा। वहीं कांग्रेस के राज्यसभा के सांसद दीपेंद्र हुड्डा, उनका भी ये दावा है कि हिमाचल प्रदेश या कर्नाटक तो झांकी है, हरियाणा अभी बाकी है। वहीं पर बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला ने पलटवार किया है और दावा किया है कि 2024 में बीजेपी की जीत तय है। ये एक निर्णायक मोड़ है, देश की राजनीति में भी साबित होगा। जैसे मैं अभी कह रहा था स्पीच में कि हिमाचल और कर्नाटक तो भी झांकी है, सारी पिक्चर तो भी हरियाणा में दिखाना बाकी है, लेकिन देश की राजनीति में भी इसका जीत का बहुत बड़ा असर पड़ेगा। निश्चित तौर से हरियाणा में जबरदस्त असर कांग्रेस की जीत का देखने मिलेगा कि हरियाणा में पहले ही कांग्रेस के पक्ष में एक लहर चल रही है, बदलाव परिवर्तन लोग चाहते हैं और कर्नाटक की जीत के बाद और उस पर बदलाव। हमारी जो हार है, हम उन हार के कारणों का विश्लेषण करेंगे और कहाँ हमारी कमी रही सेवा में उसका विश्लेषण करेंगे और उसके बाद आगे की योजना बनाएंगे। तो मुझे लगता है कि ये एक हार जीत एक पहलू रहता है। हाँ, लेकिन आपकी जो कमियां हैं, उन कमियों को अगर आप विश्लेषण करके उनको दूर करते हैं तो ये फिर दल के लिए भी अच्छा होता है, प्रदेश के लिए भी अच्छा। तो कांग्रेस की जीत के बाद हरियाणा में सियासी बयान तेज हो गए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इस जीत का असर बाकी राज्यों में भी होने का दावा किया है। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पलटवार किया है कि वो भूल में ना रहें, कांग्रेस की जमीन खिसकी हुई है। कर्नाटक चुनाव के जो नतीजे आए हैं, किस तरह की जीत है और किन वजहों से इस जीत को मानते हैं? हरियाणा पे इसका असर बहुत जबरदस्त जीत है, पूरे देश पे असर होगा। कर्नाटक जो है एक ट्रेंड सेटर स्टेट है। कर्नाटक चुनाव के जो नतीजे आए हैं, किस तरह की जीत है और किन वजहों से इस जीत को मानते हैं? हरियाणा पे इसका असर बहुत जबरदस्त जीत है, पूरे देश पे असर होगा। कर्नाटक जो है एक ट्रेंड सेटर। एक आध जगह पर जब थोड़ा बहुत इस प्रकार की हलचल होती है तो उनको बहुत अपनी बड़ी एक आशा की किरण जागती है। वो भूल में न रहें, जमीन उनकी खिसकी हुई है। देश भर में कहीं भी इस प्रकार का कोई काम होने वाला नहीं है। हाँ, चूंकि कर्नाटक एक प्रदेश ऐसा है, साउथ इंडिया में हमारा भी प्रवेश नया प्रवेश है, इसलिए वहाँ लगातार आपस में एक चल रहा है। और इस वक्त विजय राणा मेरे साथ जुड़ चुके हैं चंडीगढ़ से इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए। विजय, कर्नाटक चुनाव का परिणाम आ चुका है और लोकसभा चुनाव से पहले
4 बड़े राज्य हैं जहां पर विधानसभा के चुनाव होंगे। कांग्रेस के लिए ये जीत जरूर एक बड़ी संजीवनी होगी, क्योंकि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का जो मोराल पूरी तरीके से गिरा हुआ था, आज वो मोराल हाई नजर आ रहा है। अब बढ़ गया है क्योंकि कांग्रेस जैसी पार्टी जो और लगता है कुछ तकनीकी दिक्कत है, विजय की आवाज़ में क्लियरिटी नहीं है, आवाज़ उनकी स्पष्ट नहीं आ रही है। दोबारा हम उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो फिलहाल कर्नाटक विधानसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। उससे पहले अगर हम बात करें तो 2024 को लेकर अब कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से मुखर नजर आ रही है। और हरियाणा के नज़रिए से अगर हम देखें तो देश में कांग्रेस पार्टी संगठनात्मक तौर पर जहां मजबूत नजर आती है, उसमें हरियाणा भी एक राज्य है। और इस वक्त प्रवीण अत्रे मेरे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। प्रवीण जी, कांग्रेस पार्टी अब ये कह रही है कि देखिए कर्नाटक, पहले आप ये कहते थे कि मोदी शाह की जो जोड़ी है वो अपराजय है, वो एक के बाद एक कई राज्यों में जो परिणाम आए वो इस बात को झुठला रही है। और कर्नाटक के परिणाम ने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का मोराल बड़ा हाई कर दिया है। इस मोराल को कैसे काउंटर करेगी बीजेपी? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो कांग्रेस मोदी जी और अमित शाह जी का नाम ले रही है, कांग्रेस को ये नहीं भूलना चाहिए कि ये विधानसभा चुनाव से कोई लोकसभा चुनाव नहीं थे। इसमें चेहरा स्थानीय नेता थे, मोदी जी नहीं थे। कर्नाटक और हरियाणा के अंदर कुछ बुनियादी अंतर है जिसको मुझे लगता है कांग्रेस के मित्रों को समझना पड़ेगा। कर्नाटक में तो जनता ने एक रिवाज कायम किया हुआ है कि हर 5 साल के बाद सरकार बदलना है, जबकि हरियाणा में ऐसा नहीं। दूसरा, किसी भी चुनाव के लिए कई कारण होते हैं, कुछ स्थानीय कारण होते हैं, स्थानीय नेता कारक बन जाते हैं जीत और हार का। हरियाणा के अंदर जिस तरह की परिस्थितियां मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बनाई, कर्नाटक के अंदर 5 साल सरकार चली, एक एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर होता है जिसको स्थानीय नेता किस तरह से हैंडल करते हैं, किस तरह से व्यवहार करते हैं, इस पे बहुत बड़ा कारण निर्भर करते हैं। हरियाणा के अंदर पिछले लगभग 8.5 साल में जिस तरह से मनोहर लाल जी ने सरकार चलाई, हरियाणा में एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, प्रो इनकम्बेंसी है, जिस तरह से गुजरात में, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में थी। तो कांग्रेस को केवल कर्नाटक के विषय में बात करने से पहले उनको गुजरात की बात भी करनी चाहिए, उत्तर प्रदेश की बात भी करनी चाहिए, और जितने दूसरे राज्य हैं अगर एक बार उसका विश्लेषण करेंगे कांग्रेसी मित्र तो उनको बेहतर समझ में आएगा कि उनको क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, जीत होती है, जीत का एक उत्साह होता है, उत्साह कार्यकर्ताओं में आता है, लेकिन हरियाणा के कारकों पे नजर डालेंगे तो शायद उत्साह काबू हो जाए। प्रवीण जी, इसमें 2 पहलू है। हरियाणा में क्योंकि 2024 में पहले लोकसभा का चुनाव, उसके बाद विधानसभा का चुनाव है। लोकसभा चुनाव में को अगर हम एक तरफ से रखें कि चलिए मोदी जी का चेहरा होगा, और देश में कर्नाटक में भी कई जगहों पर मैंने भी टीवी चैनल्स में लोगों के बयान सुने, उसमें लोगों ने केंद्र के चुनाव के लिए तो मोदी जी को प्राथमिकता में रखा, लेकिन विधानसभा चुनाव में बीजेपी को नकारते नजर आए। लेकिन विधानसभा चुनाव की अगर बात करें तो 10 साल का एंटी इनकम्बेंसी तो आपके साथ रहेगा ही रहेगा। देखिए, पहली बात तो ये है कि अगर आप कर्नाटक में भी ध्यान देंगे तो आप एक चीज पाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने को नकारा नहीं, कांग्रेस की जीत हुई है। मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि 2018 में भारतीय जनता पार्टी को विधानसभा चुनाव कर्नाटक में जितने मत मिले लगभग उतने मत इस बार भी मिले। नकारा का मतलब ये होता है कि आपका मत कम हो गया, मतलब जो आपका मतदाता था उसने आपको मत नहीं दिया। तो हमारा मतदाता तो टस से मत नहीं हुआ, लेकिन कांग्रेस का मत बढ़ा। उसके स्थानीय कारण जैसा मैं पहले बता चुका हूं, जिस तरह से जेडीएस का मत कांग्रेस को शिफ्ट हुआ, कुछ विशेष सोच के मत पोलराइज हुए, ये कुछ कारण होते हैं। लेकिन जब हम हरियाणा की तरफ देखते हैं तो हरियाणा की तरफ देखते हुए एक विषय पे हमें बहुत ध्यान देना पड़ेगा। वो विषय ये है कि हरियाणा के अंदर आदमपुर उपचुनाव हुआ जिसके अंदर भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली। जब एलनाबाद उपचुनाव हुआ तो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को 55,000 से ज्यादा मत मिले, और जो वहां के पहले प्रत्याशी वहां से जो पहले विजयी थे जिन्होंने इस्तीफा दिया था उनका जीत का अंतर कम हो गया। और ये उस वक्त हुआ था जब किसान आंदोलन पीक पे था और एक चर्चा लगातार की जा रही थी कि किसान भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है, जबकि किसान नहीं
भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट करके आदमपुर में भारतीय जनता पार्टी को हराया। अगर हम निकाय चुनाव पे भी ध्यान दें तो देखेंगे किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने निकाय चुनाव के अंदर एक तरफा जीत हासिल की। और मुख्यमंत्री मनोहर लाल की कार्यशैली एक बहुत बड़ा विषय रहता है। देखिए, मोदी जी, अमित शाह जी जो हमारा केंद्रीय नेतृत्व है वो एड ऑन करता है स्थानीय नेतृत्व के काम में। जब स्थानीय नेतृत्व इस परिस्थिति में होता है कि वो एक चंक ऑफ वोट ले सकता है तो मोदी जी उसमें आके एड ऑन करते हैं जिससे भारतीय जनता पार्टी को जीत मिलती है। ये परिस्थिति है हरियाणा की। सर लेकिन देखिए स्थिति तो प्रवीण अत्रे जी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए जो 2018 से पहले मैं बोलूंगा 16-17 के आसपास जो भारत के नक्शे को हम देखते थे तो पूरी तरीके से 18-19 राज्य थे जो भारतीय जनता पार्टी के पास थे। आज की तारीख में देखिए वो धीरे धीरे राज्यों में आपकी सरकारें जा रही हैं। आज स्थिति यह है कि भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर अगर कहें तो 4 राज्य ऐसे हैं, 4 या 4 राज्य संभवतः हैं जहां पर बीजेपी की सरकार है। कांग्रेस के पास भी 4 राज्य ऐसे हैं जहां पर उनकी अपनी सरकार है। तो राज्यों में अगर आप कमजोर होंगे तो एक चुनौती तो 24 में आपके सामने आएंगी। देखिए 2018 की जो बात आपने की, 2018 के अंदर 17 राज्यों में या तो भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी के अलायंस हमारी इस तरह से सरकार थी। अगर राज्य जाने की बात है तो 2 राज्य, केवल एक कर्नाटक और एक हिमाचल, जहां विधानसभा चुनाव हुए और वहां पे कांग्रेस सरकार बनी, ये एक अंतर आया। लेकिन हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि बहुत जल्द राजस्थान में चुनाव होने वाले। अभी 4 प्रदेशों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। जैसा मैंने पहले जिक्र किया कि कर्नाटक के अंदर एक रिवायत है 5 साल के बाद सरकार बदलने की, वही स्थिति जो है राजस्थान की है। राजस्थान के इतिहास को आप देखेंगे, जनता 5 साल के बाद सरकार बदल देती है। तो आप मान के चले जब राजस्थान के अंदर जिस तरह के हालात कांग्रेस के हैं, जिस तरह वहां गुटबाजी है, सचिन जी जिस तरह से अपनी पार्टी के खिलाफ विषयों को लेकर चल रहे हैं, आजकल वो एक पदयात्रा निकाल रहे हैं और वो सीधा सीधा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ है। हरियाणा के अंदर भी लगभग वही स्थिति है। हरियाणा में सर राजस्थान में तो आपकी सर प्रवीण जी, राजस्थान में तो आपकी पार्टी में भी बहुत चेहरे हैं, वहां पर भी बहुत खेल चल रहा है। नहीं, देखिए हमारी पार्टी के अंदर किसी भी नेता ने अपनी पार्टी के खिलाफ पदयात्रा नहीं निकाली, अपने ही मुख्यमंत्री के खिलाफ जुलूस जलसे नहीं निकाले। पार्टी में डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, हर नेता अपनी बात कहता है और अपनी बात केंद्रीय नेतृत्व पर तक पहुंचाता है। ठीक है, लेकिन कांग्रेस की परिस्थितियों पर ध्यान देंगे तो यहाँ चलिए ठीक है, बिल्कुल प्रवीण जी आप बने रहिएगा। सर वेद प्रकाश विद्रोही भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। विद्रोही जी, नो डाउट कांग्रेस का तो मोराल पूरी तरीके से हाई है। एक जिस दिन कर्नाटक चुनाव के नतीजे आ रहे थे, एक वरिष्ठ कांग्रेस के नेता थे, उन्होंने कहा कि बड़ी दिनों के बाद टीवी डिबेट में बैठने में मजा आया, उनका ये कोट था। और बड़े दिनों के बाद ये मौका मिला जब वो खोलकर अपनी बात कह रहे थे और वो फ्रंट फुट पर आकर खेलते हुए नजर आ रहे थे। और उन्होंने कहा कि हम फ्रंट फुट पर खेल रहे थे। हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में देखे विद्रोही जी, तो इंटरनल चुनौती तो कांग्रेस के पास है, संगठन आपका मजबूत है, अच्छी बात है, आप टक्कर दे सकते हैं, लेकिन उस अंदरूनी सियासत को जो कांग्रेस के भीतर है, जो कांग्रेस के सबसे बड़े शत्रु है, उसको कैसे आप काउंटर करेंगे? देखिए, मैंने भाई प्रवीण जी की भी बात सुनी, जितना मैं सुन पाया उन्होंने हरियाणा के विषय में कुछ नहीं कहा, इधर उधर की कहते रहे। देखिए, हरियाणा में तो पहले ही तय हो चुका है कि भाजपा की विदाई तय है। 2019 में ही भाजपा की विदाई तय हो जाती, कुछ हमसे गलतियां हो गई थी जिसकी वजह से भाजपा को सत्ता मिल गई। पर 2024 में भाजपा के लिए कोई स्थान नहीं है। आप जितने कार्यक्रम कांग्रेस के देख लो, भाजपा के देख लो, और फिर स्वयं अपने कैमरों से अपनी आंखों देख के कार्यक्रमों से आप तुलना कर लो कि कौन आने वाला है। यही बात भाजपा के साथी हिमाचल में कहते थे कि कांग्रेस में कुछ है। यही बात कर्नाटक के लिए भी कहते थे कि भाई डीके शिव कुमार और सिद्धरमैया में बड़ी भारी गुटबाजी है। यही बात ये हरियाणा के लिए कह रहे हैं और यही बात ये राजस्थान के लिए कह रहे हैं। मैं भाजपा के साथियों को कहना चाहता हूँ, आप बेशक खुश हो ले, चुनाव तक हरियाणा के अंदर कोई गुटबाजी नहीं होगी, सारी पार्टी एकजुटता से लड़ेगी। ठीक है, चुनावों से पहले कांग्रेस के अंदर जरूरत से ज्यादा डेमोक्रेसी रहती है, सारा देश जानता है, और कांग्रेस के लिए ये बातें कोई नई नहीं है
आप हरियाणा के 58-55 साल का इतिहास देख लो, ये हर बार कांग्रेस में होता रहता है। पर जब चुनाव होता है तो हम एकजुटता से लड़ेंगे। और पिछली जो गलती हमने कर दी थी कि हमने कुछ टिकटें गलत बांट दी थी, जो हमारी गलती थी, वो गलतियां हम सुधारेंगे। और हमने तय कर लिया कि अब की बार कौन किस नेता का समर्थक है, इस बात को लेकर टिकट नहीं दी जाएगी। टिकट इस बात के लेकर दी जाएगी कि पार्टी का जिताऊ उम्मीदवार कौन है और पार्टी का प्रतिबद्ध कार्यकर्ता कौन है। इसके लिए हम अपनी तैयारी कर रहे हैं, अपने सर्वे करवा रहे हैं। और मैं बड़ी गंभीरता और ईमानदारी के साथ आपको, आपके चैनल को और भाई प्रवीण जी को कहना चाहता हूं कि आप हमारी चिंता ना करें। 2024 में हरियाणा से भाजपा की विदाई तय है और हम आपको बड़ी मजबूती के साथ मुकाबला ही नहीं करेंगे। आपको हो सकता है अगर आपकी ही गुटबाजी हमसे ज्यादा है, अगर आप ढंग से चुनाव लड़े तो आप 20-25 में सिमट जाएंगे, और यदि आपकी गुटबाजी रही तो आप 20 से भी कम आ जाएंगे। ये मेरा आकलन है। ये तो आपने बात की है विधानसभा, लोकसभा उससे पहले है सर, 6 महीने पहले लोकसभा है। जी जी, लोकसभा का जहां तक ताल्लुक है जी, देखिए पूरे देश के अंदर इस कर्नाटक के चुनाव के बाद एक तेजी से हवा बदल रही है। अगर आप पिछले लोकसभा चुनाव की तुलना करते हैं तो आप एक बात मेरी बड़ी ध्यान से सुन लें। आपको अच्छी तरह मालूम है अगर पुलवामा नहीं होता तो क्या हालत भाजपा की होती, बताने की जरूरत नहीं है। दुर्भाग्य से पुलवामा हो गया और उसका भाजपा ने पूरी तरह भुलाया और हर रैली के अंदर 39 जवानों के शहीद। लेकिन सर ये विद्रोही जी, ये कांग्रेस पार्टी को ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है। 2018 में एक मिनट, 2018 में कई राज्यों में चुनाव हुए, कांग्रेस पार्टी जीती, सत्ता में आई। 19 में हमने देखा प्रचंड बहुमत से मोदी दोबारा से देश की सत्ता में आसीन हो जाते हैं। आपने कहा दुर्भाग्य से पुलवामा हो गया। इस बार तो राम मंदिर खुलेगा जनवरी में, दर्शन होंगे। देखिए अब की बार भाजपा ने, आदरणीय मोदी जी ने बजरंगबली के नाम से वोट मांग कर देख ली, केरला फाइल के नाम से वोट मांग के देख ली, सारे हथकंडे मोदी जी ने अपना लिए। देखिए शुरू के अंदर लोग गुमराह हो गए थे, अब देश की जनता समझ चुकी है कि मोदी जी के जो हथकंडे हैं सांप्रदायिक उन्माद, ध्रुवीकरण के, ये नहीं चलने वाले। और कुछ गलतियां पहले हमने की थी, मैं आपके स्वीकार करता हूं। हम बिल्कुल, लेकिन सर एक मिनट, वेद प्रकाश विद्रोही जी, जब आप लोकसभा चुनाव में जाएंगे तो वहां देखिए एक चीज तो 2014 के बाद देश में बड़ी अच्छी आई है। लोग चेहरा देख रहे हैं, लोग इस बात को जज कर रहे हैं और बड़ा प्रचंड बहुमत, जिसको भी सत्ता सौंप रहे हैं प्रचंड बहुमत के साथ सौंप रहे हैं। तो वहां एक तरफ मोदी साहब होंगे, दूसरे तरफ लोग ये देखेंगे कि मोदी साहब के सामने है कौन। देखिए ये आपका सवाल है, कर्नाटक में भी मोदी जी का चेहरा देखकर तो मोदी जी कर्नाटक के लोगों को पता था ना विद्रोही जी कि मोदी जी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। सर सुन तो लीजिए सर, मैं कहना क्या चाहता हूँ, कर्नाटक में भी मोदी जी ने कहा था मुझे देखकर वोट दो, हिमाचल में भी मोदी जी ने कहा था मुझे देखकर दो, यही वो लोकसभा में कहेंगे। मैं सहमत हूँ आपकी बात से, पर राहुल गांधी का जो चेहरा है इस समय वो मोदी जी से ज्यादा जनहितैषी है और आम जन ये समझता है कि राहुल गांधी जो कहते हैं वो करते हैं और मोदी जो कहते हैं वो करते नहीं, केवल लोगों को ठगते हैं। इस समय सबसे विश्वसनीय चेहरा गोदी मीडिया को छोड़कर आम जनों के अंदर आप बात कर देख लो, आम जनों के अंदर सबसे विश्वसनीय चेहरा राहुल गांधी का है। कोई चेहरे की समस्या नहीं है और विपक्ष की व्यापक एकता होगी। कुछ 2-3 दलों को छोड़कर हर जगह चुनाव पूर्व गठबंधन हो जाएंगे, कुछ चुनाव बाद में हो जाएंगे। तो मेरा आकलन यह है कि 2024 मोदी जी का दिल्ली से झोला उठाकर चलने का समय आ गया है। हमारा तो ये मानना है, कोई ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है। हम तो मजबूत। ठीक है, मैं चाहूंगा इसका जवाब प्रवीण अत्री जी आपको देंगे, लेकिन उससे पहले रजत पंजेटा हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता है इंडियन नेशनल लोकदल के। रजत जी, कर्नाटक के चुनाव आ चुके हैं, कांग्रेस पार्टी का मोराल काफी हाई लग रहा है। कांग्रेस पार्टी हरियाणा में बार बार कह रही है हमें बैसाखी की जरूरत नहीं है, हम अकेले चुनाव जीत जाएंगे। इंडियन नेशनल लोकदल भी ये कह रही है कि हमें सत्ता मिलना चाहिए, हम सत्ता के दावेदार हैं, यात्राएं हो रही है, यात्रा में आपको समर्थन भी मिल रहा है। कहां पर है इंडियन नेशनल लोकदल हरियाणा में? जी, इंडियन नेशनल लोकदल हरियाणा की जनता के बीच, हरियाणा की सड़कों पे जनसंवाद करते हुए परिवर्तन के पथ पर निरंतर प्रयास कर रही है और जनता के जो मुद्दे हैं वो सड़क से सदन तक उठाने का काम कर रही है।
और एक इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की है, जिसके ऊपर हरियाणा में अगर कोई विश्वास कर सकता है कि कोई जो मुद्दे, जनहित के मुद्दे कोई गंभीरता से उठाने का काम करता है, तो वो चौधरी अभय सिंह चौटाला जी हैं। पहली बात। दूसरी बात, आपकी बात आई, बड़ी दूर की बात है ये, मुझे कल का लगता है कुमारी शैलजा जी का बयान नहीं सुना होगा विद्रोही जी ने, और वैसे भी कोई कांग्रेस ही अकेली, कांग्रेस के साथ लोग जुड़ेंगे, कांग्रेस में शामिल होंगे, अभी ऐसा दूर दूर तक कोई चर्चा नहीं है। अभी तो सारे विपक्ष को एकजुट करना है, पहली बात। दूसरी बात, विपक्ष को एकजुट करना है, उसमें बहुत और नेता है, ममता बनर्जी भी हैं उसके अंदर अखिलेश यादव भी हैं। तो अभी कोई चेहरा फाइनल कर दिया हो राहुल गांधी का और उनके साथ साथ सब चल देंगे, ऐसा अभी नहीं है। क्योंकि सभी को एक तो ये जो आपसी मनमुटाव साइड पे रख के अपने राजनीतिक हित ना साधते हुए, आपने कहा सत्ता, हमारा केवल सत्ता का लोभ नहीं है, ये सत्ता का लोभ ही इंसान को मारता है। किसी भी चीज का लोभ हो वैसे इंसान के लिए ठीक नहीं होता। हमारे लिए सत्ता का लोभ नहीं है, इसीलिए हमारे नेता चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने हमेशा ये कहा है कि हम बिना शर्त समर्थन देंगे, वहां हम शर्तें नहीं रखेंगे। उम्मीद करेंगे और पार्टियां भी इसी तरह अपने स्वार्थ छोड़कर बिना शर्त इस महागठबंधन का हिस्सा बने। हमने भाजपा के साथ भी कोई सेंटर में पद नहीं लिया था, हमारे 5 MP थे, टोटल 10 MP आए थे, लेकिन हमने कोई सत्ता के लिए कि आपने कहा सत्ता का लालच शब्द ठीक नहीं है। पर रही बात कांग्रेस की, तो कुमारी शैलजा जी ने साफ कर दिया है कि ये वर्कर ही नाराज हो जाते हैं। अगर शैलजा जी के पास कोई आ जाए, हुड्डा जी का वर्कर, वो नाराज हो जाते हैं। हुड्डा जी के पास कोई ऐसे शैलजा जी का चला जाए, तो उन्होंने बड़ा खुलकर बात कही है कि एकजुटता होनी बहुत जरूरी है। अच्छी बात है, जो कर्नाटक के अंदर जो परिणाम आए हैं उसके लिए पहले तो कांग्रेस बधाई की पात्र है, मैं इनको बधाई देना भूल गया। अब हम इतने छोटे मन से या छोटी नियत से ना राजनीति होती और होनी भी नहीं चाहिए। बिल्कुल। बड़ा ये बधाई के पात्र है। एंटी इनकम्पेंसी जो है वो लेके बैठ गई कर्नाटक के अंदर भाजपा को। यहाँ 10 साल की एंटी इनकम्पेंसी हरियाणा के अंदर है, उसका भी आपको जो है वो परिणाम देखने को मिलेगा। और जहाँ तक मुझे लगता है, कुछ राजनीतिक गतिविधियां जरूर आपको बहुत जल्द देखने को मिलेंगी आने वाले कुछ महीनों के अंदर, 1-2 महीने में। अभी तो सर, क्योंकि अभी वक्त है, इस बात से मैं भी सहमत हूँ। अभी हरियाणा है, वक्त ही तो नहीं है राजनीति में, तो वक्त नहीं सर। अभी मैंने रजत जी इस नजरिए से कहा कि अभी तो एक चुनाव के परिणाम आए हैं, उसके बाद अभी छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, तेलंगाना है, वहां के परिणाम भी बहुत उनका जो परिणाम आएगा उसका रिजल्ट सीधे सीधे तौर पर हम उम्मीद करेंगे कि लोकसभा चुनाव में परिलक्षित होगा, कि उसके 3-4 महीने के अंदर ही लोकसभा के चुनाव हो जाएंगे। निश्चित तौर पे लोकसभा के चुनाव के साथ साथ आप ये लगा के चलिए, जैसे समीकरण बैठ रहे हैं, समीकरण के हिसाब से होती है राजनीति। ऐसे किसी मुंह अपनी मन मर्जी की बातों की राजनीति नहीं होती, सारा गणित का खेल है राजनीति। राजनीति इज ऑल अबाउट नंबर, जिसका मैथमेटिक फिट बैठ गया वही है राजनीति। जो भी लोग गहराई से राजनीति समझते हैं वो मेरी बात को गहराई में समझ गए होंगे। अभी आपको जो मैं बात बताने का मेरा प्रयास है, वो प्रयास सिर्फ इतना है कि अभी इट्स टू अर्ली टू प्रेडिक्ट एनीथिंग। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि सारे विपक्ष को कभी कोई एब्सोल्युटली सर, मैं आपकी बात से 100% अग्री करता हूं। इट्स टू अर्ली टू प्रेडिक्ट एनीथिंग, अभी कुछ भी हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। लेकिन अभी जो देश का एक नक्शा जो पिछले कुछ दिनों से जो नतीजे आए हैं कर्नाटक के, उसके बाद एक नक्शा सोशल मीडिया पर बड़ा तैयार रहा है, जिसमें दिखाया गया है कि कहां कहां पर बीजेपी का रूल है और कहां पर दूसरे विपक्षी पार्टियों का रूल है। तो उसके बाद एक लड़ाई तो थोड़ी खुली हुई नजर आ रही है। ये लड़ाई किस हद तक जाएगी और क्या कुछ चीजें अभी 2023 खत्म होने तक होंगी, उसके बाद गेम थोड़ा बदलेगा। मैं चाहूंगा प्रवीण अत्रे जी, आपने दोनों को सुन लिया, इंडियन नेशनल लोकदल के साथी को भी सुन लिया, कांग्रेस के साथी को भी सुन लिया, आप इनको संक्षेप में रिप्लाई कर दीजिए दोनों को। का विषय मुझे लगता है पंजेटा जी ने बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट कर दिया कि कर्नाटक में जो कांग्रेस की जीत हुई है, ये राष्ट्रीय राजनीति में किस तरह से कांग्रेस की हार का कारण बनेगा, इनडायरेक्ट वे से बता चुके। क्योंकि कांग्रेसी मित्र उत्साह होकर राहुल गांधी को नेता प्रोजेक्ट करने में लग गए। हालांकि हिमाचल चुनाव में राहुल गांधी जी को इन्होंने चुनाव प्रचार करने भी नहीं भेजा था, कि उनको पता था राहुल गांधी जी के पीएस को लोग एक्सेप्ट नहीं करते। लेकिन कर्नाटक की जीत के बाद जो कांग्रेसियों ने करना शुरू किया है, वो जो बाकी विपक्षी दल है उनकी मंशा क्या है, वो तो पंडिता जी ने बता ही दिया आपके सामने। लेकिन एक बात और कही है विद्रोही जी ने। विद्रोही जी कहते हैं कि देखिए राहुल गांधी जी की जो है वो एक्सेप्टेंस है, उनकी बड़े नेता हो गए राहुल गांधी जी कर्नाटक जीत के बाद।
सबसे बड़ी चीज होती है विश्वसनीयता। जिस नेता की विश्वसनीयता नहीं है वो कैसे जीत सकता है या कैसे वो प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब दे सकता है। राजस्थान में चुनाव हुआ था, राहुल गांधी जी ने वायदा किया था किसानों का कर्ज माफ करेंगे 10 दिन में, आज तक नहीं माफ हुआ, अब तक धरना प्रदर्शन हो रहा है। जिस नेता का विश्वास जनता नहीं करती और वो नेता ये ख्वाब लेना शुरू कर दे, उसकी पार्टी के कार्यकर्ता ये ख्वाब लेना शुरू कर दे कि वो देश का प्रधानमंत्री बन जाएगा, मुझे लगता है इससे बड़ी अतिशयोक्ति हो ही नहीं सकती। कांग्रेसी मित्रों के लिए एक सलाह मेरी जरूर रहेगी कि आदमी भले ही सांप पाल ले, बिच्छू पाल ले, शेर पाल ले, गलत फहमी ना पाले, क्योंकि अभी भारत देखिए बहुत विशाल राष्ट्र है। भारत का अंदर लगभग 90 करोड़ जनता वोट कास्ट करती है अपना। केवल एक प्रदेश के चुनाव पे इतने उत्साही ना हो, और वो भी स्थानीय कारण है, एंटी इनकम्बेंसी, रजत जी ने बता दिया, स्थानीय नेता भी कुछ कारण होते हैं, और फिर मैंने पहले बताया कि रिवायत है कर्नाटक में 5 साल बाद सरकार बदलने की। लेकिन हरियाणा के संदर्भ में भी मेरे कुछ सवाल है। जब जनता के बीच में विपक्षी लोग जाएंगे तो क्या जनता पूछेगी नहीं कि जब आपको पहले सत्ता सौंपी थी आपने हमारे लिए क्या किया? क्या जनता ये नहीं पूछेगी कि साहब उस वक्त आपने कुछ, हुड्डा साहब ने गुआना में रैली करके किसानों के लिए वायदा किया था कि साहब 10,000 रुपए प्रति एकड़ मुआवजा देंगे, तो जनता पूछेगी नहीं साहब क्यों नहीं दिया आपने? इंडियन नेशनल लोकदल ने वायदा किया था कि हम किसानों के बिजली के बिल माफ करेंगे, क्या जनता पूछेगी नहीं कि साहब आपने उस वक्त क्यों नहीं किया माफ? आपने वायदा किया था, हमने आपको वोट दी। तो जनता नेताओं को, पार्टियों को हर पैमाने पे परखती है। अगर कोई राजनीतिक दल ये उम्मीद करके बैठ जाए कि उसके पिछले कामों को जनता भुला देगी तो वो बहुत गलत फहमी के अंदर है। क्योंकि हरियाणा प्रदेश के अंदर तो जनता के पास बेशुमार सवाल है जो कांग्रेस से पूछने वाले हैं। किसान आज भी कांग्रेस से सवाल पूछेगा कि साहब हमारी 70,000 एकड़ जमीन चलिए सर, बिल्डरों को दे दी, उसका क्या करें? प्रवीण जी, वक्त की पाबंदी है, सवाल सबसे जनता पूछेगी, जनता अपनी कसौटी पर सबके दावे को परखेगी। और अभी क्योंकि राजनीति में एक लॉन्ग टर्म पे बात होती है, एक शॉर्ट टर्म पे बात होती है, अभी वक्त जरूर है और अभी रोजाना सियासत करवट लेगी। अभी की स्थिति में कांग्रेस का मोराल जरूर हाई है, लेकिन जब 4 राज्यों के नतीजे आएंगे उनका परिणाम भी बहुत कुछ भविष्य की ओर इशारा करेगा। लेकिन इस वक्त जरूर कांग्रेस अपने आप को लड़ाई में लाने की कोशिश कर रही है और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में एक उत्साह है, इससे कोई डिनाई नहीं कर सकता, क्योंकि बड़ी जीत है, प्रचंड जीत है लंबे वक्त के बाद। तो एक खुशी की लहर जरूर कांग्रेस के खेमे में है। बीजेपी के लिए चिंता जरूर होगी, क्योंकि पिछले कुछ सालों में एक के बाद एक राज्य उनके हिस्से से खिसक रही हैं। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया, अपने विचार हमारे साथ शेयर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का।